یہ کہانی سن 1857 کے مارچ مہینے سے شروع ہوتی ہے، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں نے رحمت پور کی ریاست پر چڑھائی کی۔ ریاست کی ہندوستانی فوجیں انگریزی فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھیں۔ نہیں تو انگریز سپاہی حرم سرا میں گھس آئیں گے۔ مرد لڑائی میں شہید ہو چکے، اب رحمت پور کی شہزادی رحمت پور کی حفاظت کرے گی۔ She wants to fight. بیگم صاحبہ بھی چھوڑ گئی۔ شہزادی کدھر ہے؟ جاؤ محل کا کونا کونا چھان مارو، جاؤ۔ ٹھہرو جواہر سنگھ، کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے اقبال کا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ لوگوں کے بہکانے میں آ کر کمپنی سرکار نے ہماری ریاست کو برباد کر دیا، ہماری فوجیں ہار گئیں، گورے شہر میں داخل ہو گئے۔ بس آج سے رحمت پور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہوگی، جس میں ولایت کے سینکڑوں فرنگی حصے دار ہیں۔ یہ بھگوان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ حضور، میں آپ کا سپہ سالار ہوں اور رحمت پور کا غیروں کی حکومت۔ کوئی بات نہیں جواہر سنگھ، میں تو اودھ کا ایک چھوٹا سا جاگیردار ہوں۔ خود شاہ اودھ جان عالم واجد علی شاہ بھی گرفتار کر کے کلکتے بھیج دیے گئے ہیں اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رہیں گے۔ ہندوستان کی قسمت کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ بس بیگم اور تسلیم کو لے کر اب یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے۔ حضور، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور، محل سرا پر گولا گرا اور بیگم صاحبہ انتقال فرما گئی۔ او خدا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میری تسلیم کہاں ہے؟ وہ جواہر سنگھ کہاں ہے؟ میری تسلیم ان کا بھی پتہ نہیں۔ وہ خدا بندہ، یہ کیا ہوا؟ میری بچی، میری عزت، میری تسلیم۔ بارود نے میری آنکھوں کے پردے جلا دیے جواہر سنگھ۔ مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جواہر سنگھ، جواہر سنگھ، حضور، حضور، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں اندھا ہو گیا جواہر سنگھ۔ ہائے میری آنکھیں، میری آنکھیں۔ حضور، حضور، یہ رہی آپ کی آنکھیں۔ نمک کھایا ہے تو زندگی بھر نمک خواری کا حق ادا کروں گا۔
मैं एक राजपूत हूँ जिसकी जबान कभी नहीं बदलती। बस जल्दी से दिल्ली की तरफ निकल चलिए, वहाँ शहजादी भी मिल जाएंगी और मौका पाकर शहनशाह बहादुर शाह को अपनी मुसीबत की दास्तान भी सुनाएंगे। चलिए हुजूर, चलिए। से पूरे लंबे चौड़े जवान मालूम होते हो और शिकार खेलते हो इन नन्हे नन्हे परिंदों का। अपने दिल के चंद लहमों की खुशी के लिए इन मासूम परिंदों की खुशी की दुनिया क्यों बर्बाद करते हो? बस बस, नवाबजादा असलम मिर्जा किसी की डांट फटकार सुनने का आदी नहीं, और ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके रास्ते में रुकावट डाले। ओह, तो आप नवाबजादे हैं और उसी जोम में इन मासूम परिंदों का शिकार खेलकर बहादुरी दिखाने आए हैं। जबकि मुल्क में तबाही मच रही है, फिरंगी हमारे घरों को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नवाबजादे साहब, अगर आपको शिकार का इतना ही शौक है तो आप मुल्क के दुश्मनों को अपना निशाना क्यों नहीं बनाते? मुल्क की खिदमत के साथ साथ आपका शिकार का शौक भी पूरा हो जाएगा। क्या हुआ आपको? जी कुछ नहीं, थक गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन आप हैं कौन? एक बेवतन। ओह, आप कहाँ की रहने वाली हैं? रियासत रहमतपुर, सूबा अवध। ओह, तो आप वहां से चली आई हैं अकेले? जी, हमारी रियासत कंपनी की फौजों ने जब्त कर ली। लड़ाई में मेरा तमाम घर तबाह हो गया और मैं वहां से जान लेकर भाग आई। तो आप वहां के जागीरदार नवाब खुर्शीद मिर्जा साहब की अजीज हैं? जी जी, ये आपसे किसने कहा? मैं उनकी अजीज नहीं। तो फिर आप कौन हैं? जी मैं एक जगह नौकर थी, खादिमा हूँ। खैर, अब तुम जाओगी कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। शायद यहाँ दिल्ली में तो तुम किसी को जानती नहीं। जी नहीं। अगर मुनासिब समझो तो मेरे यहाँ चलो, मेरी अम्मी तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगी। हुजूर, नेकी और पूछ मैं जिंदगी भर आपकी अम्मी की खिदमत करूंगी। इस गरीबुल वतनी में आप पहले इंसान हैं जिसने मुझसे हमदर्दी की। क्या नाम है तुम्हारा? तस्नीम। तस्नीम, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, तुम मेरे पास रहोगी? खुश नसीब है वो नौकर जिसे आप जैसे रहमदिल मालिक के कदमों में जगह मिल जाए। और फिर जाना भी चाहूं तो जाऊंगी कहाँ? वो शाख ही ना रही जिस पे आशियाना था। कौन है? जी अब्बा जान। अम्मी, अम्मी, अल्लाह आप जाकर कह दीजिए उनसे। जाओ, चले जाओ, बात कर लो उनसे। अम्मी, अम्मी आप चलिए, वो मेरी नहीं सुनेंगे। अरे कौन आया है? ये एक लड़की आई है, मैंने इसे नौकर रख लिया है। नहीं, आगा शौकत के महल में ऐसी लड़कियों को पनाह नहीं मिल सकती। लेकिन मैं तो इसे पनाह दे चुकी हूँ। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कह दिया नहीं। लेकिन मैंने जो इससे वादा कर लिया है। तुमने गलत वादा किया है। आजकल अवध में जागीरें जब्त हो रही हैं, लोग वहां से भाग भाग कर दिल्ली आ रहे हैं। मैं कंपनी सरकार का खैरख्वाह हूं, मेरे यहां ऐसे लोगों को पनाह नहीं मिल सकती। निकाल दो इसे।
एक इतनी सी लड़की भला आपकी इतनी बड़ी कंपनी सरकार का क्या बिगाड़ सकती है? और फिर ये एक नौकरानी है, इसे मुल्क और सरकार के झगड़ों से क्या वास्ता? मैं इसे यहाँ से नहीं निकालूंगी। बहुत जिद करती हो बेगम। हम कंपनी सरकार के वसीतेदार हैं और तुम सरकार के दुश्मनों को अपने घर में रखती हो। जी, इस लड़की का जिम्मा मैं लेती हूँ। ये सरकार की दुश्मन नहीं है। आप इसे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। बेहतर है, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच पड़ी तो मैं तुम ही से जवाब तलब करूंगा। इस लड़की से अच्छी तरह पूछ लो कि ये कौन है। हाँ हाँ, मैंने सब पूछ लिया है। वो देखिए सरकार, दिल्ली का लाल किला नजर आ रहा है। मैं क्या देखूंगा जवाहर सिंह, रियासत और तस्नीम के साथ आंखें भी रुखसत हो गईं। अब तो बस दर बदर की ठोकरें खानी। तो साहबजादी भी मिलेंगी और गई हुई रियासत भी फिर हाथ लगेगी। बस घोड़े यहीं छोड़कर शहर के अंदर चलिए ताकि हमें कोई पहचान ना सके। अच्छी बात है, लेकिन लाल किले के अंदर पहुंचने का जल्द इंतजाम करो। मुझे शहंशाह बहादुर शाह से मिलकर गुलाम हिंदुस्तान को फिर से आजाद कराने की कोई सूरत निकालनी है। लाल किले भी चलेंगे सरकार, लेकिन एक बारगी उस तरफ जाना हमारे लिए ठीक नहीं। क्यों? कंपनी की हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों के दिलों में बगावत की आग भड़क चुकी है, जिसे अंग्रेज भी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए लाल किले के चारों तरफ अंग्रेजी जासूस मारे मारे फिरते होंगे। अगर हम उस तरफ गए तो फौरन पहचान लिए जाएंगे। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे वालिद का पुराना नौकर दिलीप, जिसने मुझे गोदियों में खिलाया है, आजकल आगा शौकत के यहाँ माली का काम करता है। मेरे ख्याल में वो घर हमारे कयाम के लिए बेहतरीन जगह होगी। वहीं बैठकर पहले साहबजादी को तलाश किया जाएगा। आशियाना सताएगा कब तक, सताएगा कब तक, गमे आशियाना सताएगा कब तक, सताएगा कब तक, मुझे मेरा दिल यूं रुलाएगा कब तक, मुझे मेरा दिल यूं रुलाएगा कब तक, गमे आशियाना सताएगा कब तक, रुलाएगा कब तक। फलक ये तमाशे दिखाएगा कब तक, फलक ये तमाशे दिखाएगा कब तक, हमें आशियाना सताएगा कब तक, रुलाएगा कब तक। बनाएगा कब तक, हमें आशियाना सताएगा कब तक, रुलाएगा कब तक। खुदाई छुपाए
कब तक सताएगा, कब तक गमे आशियाना सताएगा, कब तक रुलाएगा, कब तक सताएगा, कब तक। माशाअल्लाह, कितना अच्छा गाती हो। जी यूं ही जरा बस न जाने क्या दिल में आ गया। तुम रो रही हो? नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो तस्नीम, सच बताओ, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है? मुझे तकलीफ क्यों होती? बेगम साहिबा को खुदा सलामत रखे, वो मुझे हमेशा अपनी लड़की की तरह समझती है। तो फिर तुम रो क्यों रही थी? सच बताओ, तुम्हें मेरी जान की कसम। रोना और हंसना अपने बस का तो नहीं होता सरकार। लेकिन हंसने और रोने का सबब तो होता है तस्नीम। परिंदा नए पिंजरे में कुछ दिन तो जरूर फड़फड़ाएगा, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। ओह, समझा। तो तुम्हें तुम्हारा घर याद आने लगा? जी हाँ, जो कुछ था वो भूलते भूलते भूलेगा, रुकते रुकते दर्द रुकेगा, खेल ये दिल की लगी नहीं है, थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कुछ हंसी नहीं है। तस्नीम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुदा के लिए इस घर को अपना घर समझो। समझती तो हूँ। नहीं, कसम खाओ कि तुम दिल से हमेशा इस घर को अपना घर समझोगे। मालिक का मकान ही कनीज का मकान होता है। वफादार कनीज वो है जो मालिक के घर को अपना घर समझे। बार बार तुम खुद को कनीज क्यों कहती हो तस्नीम? इसलिए कि मैं किसी के हाथों बिक चुकी हूँ। बिक चुकी हूँ? किसने खरीदा है तुम्हें? आपने। मैंने खरीदा है तुम्हें? ये कैसे? एहसानों से। एहसान कैसे तस्नीम? तुम मेरे घर आई, ये तुम्हारा एहसान है। जिंदगी की प्यास जिस आब हयात को ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया। कहो, कहो ये घर मेरा है। कहो तुम्हें मेरी जान की कसम। ये घर मेरा है। तस्नीम, तस्नीम। नाक में दम कर दिया है इस कम वक्त में। अब्बा, भागना था तो दुनिया में और कोई गोशा नहीं मिला, आकर दिल्ली ही में छुपा है। अच्छा, देखता हूं कब तक रूपोश रहेगा। क्या हुआ? पानी लो। अजी गवर्नर जनरल बहादुर ने हुक्म दिया है कि अवध की जागीर रहमतपुर की जब्ती के बाद वहां का बागी जागीरदार खुर्शीद मिर्जा दिल्ली आया है, उसे गिरफ्तार करके फौरन हाजिर किया जाए। जासूस कमबख्त को ढूंढते ढूंढते आजिज आ गए हैं, लेकिन उसका पता ही नहीं चलता। अगर वो न मिला तो गवर्नर जनरल बहादुर के हुजूर में मेरी बड़ी सुख्ती होगी। यहाँ वो शायद बहादुर शाह से अंग्रेजों के खिलाफ साजबाज करने आया है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत का खैरखा आगा शौकत दिल्ली ही में मौजूद है। हुजूर, ये कौन बागी जागीरदार भागा है? तो ये क्यों पूछ रही है? यूं ही। खुर्शीद मिर्जा, रहमतपुर का जागीरदार, कमबख्त की मौत उसे दिल्ली ले आई है। देखूंगा मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाता है। हुजूर, कोई सूरत ऐसी हो सकती है कि उन्हें माफी मिल जाए? तू ये बातें क्यों पूछ रही है? मैं भी रहमतपुर की रहने वाली हूँ। जिस तरह आपके यहाँ नौकर हूँ, उसी तरह खुर्शीद मिर्जा साहब का भी नमक खाया है। खामोश कमीनी! अब तेरी ये हिम्मत हो गई कि मेरे मुल्की मामलात में दखल देने लगी? खबरदार अगर आइंदा ऐसी बातें की। समझा दो इसे। हाय हाय, कितनी चोट लगी है बेचारी को। बेटी, तुम उनका कसूर माफ कर दो।
इकबाल, जरा इधर आना। बहुत चोट लगी है अम्मी? जरा इसे दवा लगा दे। देख लिया अम्मी, अब्बा जान का तो दिमाग खराब हो गया है। इज्जत के झूठे जोम में वो घर बार, औलाद, कौम, वतन, यहाँ तक इंसानियत को भी भूल गए। बस अंग्रेज उनका खुदा है और ये उनके बंदे। असलम, खामोश। अब तेरी ये हिम्मत हो गई कि तू बात के लिए ऐसे बेहुदे कलमे जबान पर लाने लगा? बदतमीज कहीं का। माफ कीजिएगा अम्मी, गुस्से में मैं न जाने क्या क्या बक गया, लेकिन अब्बा जान की ये बातें मुझे फूटी आंखों नहीं भाती। मारे खैर खाही के वो अंग्रेजों को बहका बहका कर देसी रास्तों को जब्त करवा रहे हैं, जिससे एक एक हिंदुस्तानी के दिल में बगावत की आग सुलग उठी है। देख लीजिएगा, ऐसे नादान दोस्तों के हाथों किसी न किसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का बेड़ा गर्क होगा। मैं कह रही हूँ चुप रहा, और तू है कि अपने ही बकता चला जाता है। ये जबान जो बाप के खिलाफ चल रही है, देख लेना, इस पर खुदा के यहाँ जहन्नुम के अंगारे रखे जाएंगे। मैं सब समझता हूँ अम्मी, लेकिन अब्बा जान की ये हरकत कितनी बुरी थी। अगर उन्हें तस्नीम की सिफारिश मंजूर नहीं थी तो सीधी तरह से कह देते कि इस मामले में मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनना चाहता। उस गरीब बेबस लड़की पर हाथ उठाने की क्या जरूरत है। बैठिए हुजूर। दिलीप काका, कान खोल कर सुन लो। मुझे मालूम है कि मकान मशहूर अंग्रेजी वसीकेदार आगा शौकत का है, लेकिन तुमने मुझे बचपन से गोदियों में खिलाया है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ ठहर रहा हूँ। लेकिन देखो, खबरदार, ये राज किसी को मालूम न होने पाए कि सरकार तुम्हारे यहाँ मेहमान है। क्या मजाल है भैया, मुझे तो यहाँ पनाह मिल गई, लेकिन न जाने मेरी तस्नीम कहाँ होगी। तस्नीम, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? जी हाँ, कुछ काम में। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? जी, अब तो बिल्कुल ठीक है। तस्नीम, तुम यहाँ खुश हो ना? जब आप इतने मेहरबान हैं तो मैं क्यों ना खुश रहूं। सच कहती हो? सच। गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ। मेरी हो गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ। मेरी हो गई उनसे बात। आँखों ने कहा, आँखों ने सुना, पर्दों में रही ये बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ। आँखों ने कहा, आँखों ने सुना, पर्दों में रही ये बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ। मेरी हो गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ। मेरी हो गई उनसे बात। जमाना तेरा हो गया हुस्न पुराना तेरा, पहचान गया जमाना तेरा हो गया हुस्न पुराना तेरा। क्या तेरा मेरा साथ, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ। मेरी हो गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ। मेरी हो गई उनसे बात।
जिनकी नजर के मारे हो, तुम जिनकी नजर के मारे हो, दामन होगा उनका मेरे हाथ, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात। फूलों से कह दो न इतराए, पिछला के चले ना ठंडी हवाएं, फूलों से कह दो न इतराए, पिछला के चले ना ठंडी हवाएं, पिछला के चले ना ठंडी हवाएं, इश्क में दे दी उनको मैंने मात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ, वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात। जवाहर सिंह, अरे भाई कहाँ गए? जी सरकार। अरे भाई बैठो जरा, घंटा भर से कहाँ थे तुम? सरकार मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्यों? तस्नीम बीवी को ढूंढने। नहीं नहीं, जमाना बहुत नाजुक है, रोज तुम इस तरह बाहर मत जाया करो। तस्नीम अगर जिंदा होती तो जरूर मिल जाती। मैं तो समझता हूँ कि किसी की गोली का निशाना बन गई। अपने हाथ से ये पान बनाए हैं तुमने? जी हाँ। अब तो ये हालत हो गई है कि जब तक तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पान न मिल जाए, पान खाने को जी नहीं चाहता था। मेरे दिलदार के पानों का मजा क्या कहना, लुत्फ दिल लेता है इनसे बखुदा, क्या कहना। माशाअल्लाह, मेरे हाथों के बनाए हुए पान की तारीफ में बहुत अच्छा शेर फरमाया हुजूर ने। आज ये मालूम करके खुशी हुई कि सरकार शायर भी हैं। लेकिन तस्नीम, जानती हो मुझे शायर किसने बनाया? किसने? तुमने। तस्नीम, तुमने आकर मेरी दुनिया ही बदल दी है। याद है हमारी पहली मुलाकात? मैं नन्हे परिंदों का शिकार कर रहा था और आज तुम्हारे होंठों की मचलती हुई शोखियों का खुद शिकार बन गया हूं। अपनी पहली मुलाकात पर मैंने ये गजल कही है, सुनोगी तस्नीम? सुनाइए। ओह असलम भाई, माफ कीजिएगा, मैं जरा बेमौका आ गया। अजी मंजूर मियाँ जी, आपके यहाँ बेमौका आने के क्या मायने? आप तो दरअसल इस दुनिया में ही बेमौका पैदा हुए हैं। देखो असलम भाई, मेरी बहन के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी बहन की तौहीन करते हो। ला हौले वला कुव्वत, तौबा तौबा तौबा। अजी मैं आपकी बहन की तौहीन कर सकता हूँ? कभी नहीं। आपकी बहन को तो मैं अपनी बहन समझता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे अस्तगफिरुल्लाह, अम्मा जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसी को तुम बहन कहते हो? मेरे दीवाने हो दीवाने। मुन्ना खान, मुन्ना खान। जी हुजूर। ये किसने तोड़ा? हुजूर क्या पता? पते का बच्चा, अगर तुझे पता नहीं होगा तो क्या मुझे होगा? जानता नहीं, ये अमेरिकन साहब की मेम साहब ने मुझे तोहफा दिया था, दिखाना होता। हुजूर खामोश रहो जी। हुजूर बाहर बाहर क्या करता है ये बताइए, किसने तोड़ा? हुजूर बाहर साहब लोग तशरीफ लाए हैं। साहब लोग तशरीफ लाए? अरे तूने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया?
हेलो नवाब आगा शौकत, हम आपको जनरल साहब को सलाम मारता है। खुश आमदेद, आइए आइए। साहब आपके वास्ते से ये प्रेजेंट भेजा है। शुक्रिया शुक्रिया। बंदे खान, कितना खूबसूरत तोहफा है। बंदे, तुम आ गए? देखो ये जनरल साहब ने हमारे लिए तोहफा भेजा है, घड़ी। जाओ इसे जनान खाने में भिजवा दो ताकि बेगम साहिबा को मालूम हो कि आगा शौकत की कंपनी सरकार में कितनी बड़ी इज्जत है। जाओ। क्यों नहीं जाते? क्या देख रहे हो तुम? जाओ। माफ करना चाहिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कुछ चाय पानी? नो थैंक यू, थैंक यू। वेल नवाब साहब, इंग्लैंड से जो काउच आया है उस पर मशहूर क्या है कि गाय अश्व का चर्बी लगा है, इसलिए आर्मी का हिंदू मुस्लिम सिपाही उसको दांत से काटने का रिफ्यूज करता है। इंडिया वेरी हॉट, इंडिया वेरी हॉट। ओह वेरी हॉट, वेरी हॉट। जी। मुन्ना खान, अरे मुन्ना खान, अरे कहाँ मर गया तू? जल्दी से पंखा ला। देखता नहीं साहब लोग आए हुए हैं। अरे तू तो मुझे दलील करा देगा। माफ कीजिए। So quite right. As an Indian, you know the Indian mentality well. जी। Sorry. अब हिंदुस्तान अकल मांगता है। अकल? हाँ, जानता है। इसके लिए सरकार कंपनी आपका एडवाइस मांगता है। क्या मांगता है? एडवाइस मांगता है। आपका राय मांगता है। मशवरा? हाँ, जरूर मशवरा देंगे, जरूर देंगे। वेल कैप्टन रॉबर्ट, इंडिया वेरी हॉट। वेरी हॉट, वेरी हॉट। जी। अरे बदतमीज, तू क्या खड़ा देख रहा है? पंखा क्यों नहीं जोता? अबे मुझे नहीं, इन्हें माफ करना चाहिए। Quite all right. कप्तान साहब, जनरल साहब से इस मामले में मेरी कई मर्तबा बातचीत हो चुकी है। मैंने तो उन्हें समझा दिया था कि ये टके के कमीने सिपाही बड़े कामचोर हैं। ये सारी हरकतें सिर्फ काम से जान बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने एक मर्तबा भी उनकी शिकायत सुन ली तो वो हमेशा ये पाजीपन करते रहेंगे। हमें इस वक्त सख्ती से काम लेना चाहिए। जो सिपाही हुक्म-उदूली करे उसे बनवा कर हंटर लगवाए जाए। बस वहशत फैल जाएगी और सारे आदमी ठीक तरह से काम करने लगेंगे। वेल आपका एडवाइस ये है that we should not mind such things. जी, क्या कहा? कि इसका ख्याल न करना चाहिए। बेशक। जब आपके बड़े बड़े अफसर ये कहते हैं कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी नहीं, तो ठीक है। साहब लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। बल्ले का मैं जिम्मेदार हूँ। आप इस मामले में बिल्कुल मत डरिए। मैं एक बदमाश की मार कर खाल खींच लूंगा। ऑल राइट, तो हमेशा जनरल साहब को आपका सलाम आता है। हाँ, आप मेरी तरफ से यही अर्ज कर दीजिए। और अगर किसी वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक हालत देखें तो मुझे जरूर बुलवाइए। वेल खुदा हाफिज। अच्छा सरकार, जरा अपनी उस दिन वाली गजल तो सुनाइए। उस्ताद मोहतरम, उस गजल को आप मेरी गजल क्यों फरमाती हैं? वो गजल तो दरअसल हुजूर ही की है। मुझे शायर तो आप ही ने बनाया है। अच्छा, सरकार के उस्ताद मोहतरम सरकार को हुक्म देते हैं कि वो गजल बाकायदा गाकर सुनाए। सराखों से। वो पहली मुलाकात है, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई, प्यार बन गई, बस प्यार बन गई, प्यार बन गई। वो पहली मुलाकात, मीठी नजर, मीठी नजर,
नीची नजर ही इश्क का इकरार बन गई, नीची नजर ही इश्क का इकरार बन गई। वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात। जवानी मिली, जिंदगी मिली, हम तुम मिले, जवानी मिली, जिंदगी मिली। आँखें मिली तो मिलते ही दिल की कली खिली, आँखें मिली तो मिलते ही दिल की कली खिली। उल्फत हमारे सीने का, उल्फत हमारे सीने का बसहार बन गई, बसहार बन गई। उल्फत हमारे सीने का बसहार बन गई, बसहार बन गई। वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई, प्यार बन गई, बस प्यार बन गई, प्यार बन गई। वो पहली मुलाकात। जब हुस्न हंस पड़ा तो उठा इसको झूम झूम, इसको झूम झूम। बुलबुल बुलाए लेने लगी गुल को चूम चूम, गुल को चूम चूम। जब हुस्न हंस पड़ा तो उठा इसको झूम झूम, इसको झूम झूम। बुलबुल बुलाए लेने लगी गुल को चूम चूम, गुल को चूम चूम। जब तुम हंसी तो जिंदगी, जब तुम हंसी तो जिंदगी गुलजार बन गई, गुलजार बन गई। जब तुम हंसी तो जिंदगी गुलजार बन गई, गुलजार बन गई। वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई, प्यार बन गई, बस प्यार बन गई, प्यार बन गई। वो पहली मुलाकात। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी गजल है। दलीप, ये कौन गा रहा था? छोटे सरकार को शायरी का शौक है, वही अक्सर बाग में गाया करती। लड़का तबीयतदार मालूम होता है। उफ, जवानी के दिन याद आ गए जब मैं भी शायरी के पीछे दीवाना था। वो भी क्या वक्त था जब इश्क के बीमार थे हम, वो भी क्या दिन थे के जुल्फों में गिरफ्तार थे हम। वो भी क्या वक्त था जब इश्क के बीमार थे हम। ये किसकी आवाज है? शायद दिलीप के यहाँ कोई गा रहा है। दिलीप को? इस बाग का मालिक। तस्लीम, या खुदा, क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ तस्लीम? कुछ नहीं, मुझे इख्तिलात का दौरा हो गया है। दिल धड़क रहा है, सर चकरा रहा है। अम्मा असलम भाई, सब माफ करना, मैं जरा बेमौका आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? जरा इधर तो आइए। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी।
یہ منظور میاں ہمیشہ بے موقع ٹپک پڑتے ہیں. آج میں ان کا دماغ ٹھیک کیے دیتا ہوں. میں تو ابھی تک مذاق ہی سمجھتا تھا، مگر آپ تو واللہ سچ مچ حد سے بڑھے جا رہے ہیں. اجی منظور میاں، میں آپ سے مذاق کہاں کرتا ہوں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ اسی جہاز کا نمونہ ہے جو سب سے پہلے انگلستان سے ہندوستان آیا. مگر میری آپ بات... اس جہاز کا نام جانتے ہیں؟ اس جہاز کا نام ہیکٹر ہے. کیا میاں بے موقع نہیں میرے بھائی، اسی ہیکٹر جہاز میں انگلستان سے چند انگریز آئے تھے کچھ میری جنہوں نے بات... شہنشاہ جہانگیر کے قدم چوم کر ان سے یہاں تجارت کرنے کی اجازت مانگی. ہاں بھائی میری اور بات... اسی شہنشاہ کی فیاضی سے وہ یہاں رہتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے. آج اسی شہنشاہ کا پوتا لال قلعے میں ان کی نظر عنایت کا محتاج ہے. ارے میاں یہ کیا بے موقع باتیں کر رہے ہو؟ تم باغیچے میں کیا کر رہے تھے یہ میں 4 گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں. اچھا تو آپ پوچھ رہے ہیں یہ کون سی کتاب ہے؟ اجی اس کتاب کا نام ہے دی وار آف امریکن انڈیپینڈنس. ارے بھائی یہ تم انگریزی میں کیا بک رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کہ ابھی تم باغیچے کے اندر... ہاں اندر اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سن 1776 میں جب امریکہ نے انگلستان سے اپنی آزادی حاصل کرنے کا اعلان کیا تو اس وقت کا دی ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس یعنی آزادی کا اعلان سنی. All men are created equal and are endowed by their creator with certain unalienable rights. The government existed to protect these rights. And whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it. اما اسلم بھائی... معاف کیجیے گا منظور میاں، میں بھول گیا کہ آپ انگریزی نہیں سمجھتے. دیجیے اب اس اعلان کا ترجمہ سناتا ہوں. خدا نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے اور اسی خدا نے انسانوں کو چند پیدائشی حق عطا فرمائے. ہر سلطنت انسانوں کے اس پیدائشی حق کی حفاظت کے لیے قائم کی جاتی ہے، اور جب کبھی وہ سلطنت اس حق کی بربادی کا باعث ہوتی ہے تو عام لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس سلطنت کو بدل دیں یا برباد کر دیں. اجی میں جناب کو سلطنت بدلنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ بدل گئے ہیں. آپ کیا معنی؟ اوہو ہو واللہ آپ کاہے کو سمجھیں گے بھائی جان. یہ ابھی باغ میں آپ کی شانے پر کس کی زلفیں لہرا رہی تھیں؟ اور ماں کس کمینی عورت کو تم نے بھی منہ لگایا ہے. سن میں تم سے چھوٹا ہوں لیکن میں نے بھی دنیا دیکھی ہے. ہاں واللہ یہ لڑکی اگر تمہارے گلے نہ پڑ جائے تو تم مجھے منظور نہ کہنا. اجی منظور صاحب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ ناچیز کے گلے کا خیال آپ کی سر مبارک کو کیوں تکلیف دیتا ہے. واہ بھائی خوب سوال کیا آپ نے. کیوں جناب، کیا نرگس میری بہن نہیں؟ اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو میں کہتا ہوں تمہارے اور میرے بیچ میں تلواریں چل جائیں گی، تلواریں. ہاں دیکھیے منظور صاحب، جوش میں آ کر وہ باتیں نہ کیجیے جو آپ کو زیب نہیں دیتی. تلوار زبان سے نہیں ہاتھ سے چلتی ہے، اور آپ جیسے رئیسوں کی نیم زنانی کلائیاں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. دیکھو اسلم تم اپنے الفاظ واپس لو، نہیں تو میں کہتا ہوں واللہ کیا کیجیے گا؟ میں کہتا ہوں میں... جی فرمائیے کیا کیجیے گا آپ؟ کیا ہے کیا یہ تم جھگڑ کیوں رہے ہو؟ دیکھیے نا خالہ اماں حضرت سوداپن کرتے پھرتے ہیں. میں نے ذرا سمجھایا تو مجھ سے لڑنے پر تیار ہو گئے. کیا بات ہے اسلم؟ کچھ نہیں امی، وہی اپنی بیتوں کی ہانک رہے ہیں. میں نے ذرا مذاق کیا تو لگے تلوار کی دھمکی دینے بیت سے. لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ آپ باغ میں کیا گل کھلا رہے تھے؟ شرافت کی تو حد کر دی آپ نے. اس ٹکے کی چھوکری تسنیم کو گود میں لیے کھڑے تھے، وہ اب بھی وہیں موجود ہے. چلیے خالہ اماں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیجئے. چلیے. ٹھہرو امی، میں نے آج تک بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. تسنیم میرے ساتھ باغ میں تھی. بڑے غیرت دار ہیں آپ، بزرگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لا حول ولا قوت. اسلم. جی امی. مجھے تمہارے چال چلن پر ناز تھا. میں سمجھتی تھی کہ دوسرے امیرزادوں کی طرح میرا اسلم بد چلن نہیں ہے. نہیں امی، آپ میرے چال چلن پر شبہ نہ کیجیے. آپ جیسی شریف ماں کی تربیت میں پلا ہوا لڑکا کچھ بھی ہو بد چلن نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میں صرف تسنیم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. تمہیں یہ بھی مناسب نہ تھا. اللہ رکھے تمہاری شادی طے ہو چکی ہے. لیکن اس سن کی گھرانے میں مجھے شادی منظور نہیں امی. اور تمہارے باپ کا فیصلہ؟ ان کا فیصلہ انہی کو مبارک ہو. شادی مجھے کرنی ہے، ان کو نہیں.
ان کی نظر میں شرافت کا معیار دولت ہے اور میری نظر میں شرافت انسانیت کا دوسرا نام ہے. مجھے دنیا میں جو سب سے زیادہ شریف لڑکی ملی میں نے اسی سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا. میں آپ سے اجازت مانگنے ہی والا تھا. کون ہے وہ لڑکی؟ جی تسنیم. تسنیم، آؤ بیٹی آؤ. جی فرمائیے سرکار. ماشاءاللہ تم بڑی سمجھدار ہو. میرے سامنے ایک بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، اس میں تم سے مشورہ لینا چاہتی ہوں. میں اور حضور کو مشورہ دوں؟ کیا فرماتی ہیں سرکار؟ نہیں، اس معاملے میں تمہارا ہی مشورہ مناسب رہے گا. تم جانتی ہو میں ہمیشہ تمہاری عقل مندی کی تعریف کرتی ہوں. یہ تو حضور کی عزت افزائی ہے، ورنہ میں کیا اور میری عقل کیا. پھر بھی حضور کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی. اچھا تو بتاؤ میری یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ حضور ایک کنیز جواہر شناسی کیا جانا. پھر بھی اپنی رائے تو دو. جی انگوٹھی بہت خوب ہے. مجھے بھی بہت پسند ہے. یہ اپنے سارے زیوروں میں اس انگوٹھی سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں. لیکن دیکھو یہ انگلی دبانے لگی ہے، اتارنے کو جی نہیں چاہتا اور پہننے سے تکلیف ہوتی ہے. تم ہی بتاؤ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ حضور سر صدقہ دیجیے ایسی انگوٹھی کو. آپ سلامت ہیں تو ایسی ہزاروں انگوٹھیاں مل جائیں گی. مجھے تمہارا مشورہ پسند نہیں آیا. کیوں حضور؟ میری جان کی قسم کھا کر کہو، ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گی؟ کنیز بھلا آپ جیسے مہربان مالک کی بات کا برا مان سکتی ہے؟ تسنیم یہ انگوٹھی تم ہو. میں؟ ہاں تم. اسلم کے بعد اگر میں کسی کو چاہتی ہوں تو تم کو. لیکن تمہاری وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ اس گھر میں کشمکش پیدا ہونے والی ہے. میرا کس بات کی طرف اشارہ ہے یہ شاید تم سمجھ گئی ہوگی. جی ہاں سمجھ گئی. تو پھر تم خود عقل مند ہو. کوئی تدبیر ایسی نکالو کہ یہ بنا بنایا گھر نہ اجڑے. ہم کچھ بھی سمجھیں لیکن دنیا کی نظر میں تمہارا اور اسلم کا کوئی جوڑ نہیں. حضور خدا کرے آپ کا گھر ہمیشہ سلامت رہے. میں واقعی اپنی حد سے بڑھ گئی تھی. آپ کی مہربانیاں بعض وقت یہ بھلا دیتی تھی کہ میں ایک کنیز ہوں. خیر کوئی بات نہیں. میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہونے نہیں پائے گی. آج رات کو میں یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤں گی. ٹھہرو تسنیم. امی میں نے آپ کی سب باتیں اپنے کانوں سے سن لی ہیں. ابھی تک میں ابا جان کو ہی انسانیت کا دشمن سمجھتا تھا، لیکن مجھے آج معلوم ہوا کہ میری فرشتہ خصلت امی میں بھی امیری کا غرور موجود ہے. اسلم تو اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہے جس کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. ہاں مجھے فخر ہے کہ میری ماں نے ہمیشہ حق اور سچائی کی طرفداری کی ہے. جس ماں کی تعلیم نے میرے دل سے بزدلی نکالی، مجھے انسان بنایا، مجھے حق پرست بنایا. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وہی ماں خود اپنے لڑکے کا معاملہ آنے پر کتنی کمزور ہو گئی ہے. اس نے اسلامی مساوات کو بھلا دیا. شریف اور کمینے کا سوال اس کے دماغ میں پیدا ہونے لگا. غریب اور امیر کے فرق پر اس کی نظریں جا پہنچی. کاش میں نے جو کچھ دیکھا ہے نہ دیکھا ہوتا. کیا تسنیم آپ کے ہاں نوکر ہونے سے انسانیت کے درجے سے بھی گر گئی؟ کیا یہی آپ کا انصاف ہے؟ ہاں بیٹا تم سچ کہتے ہو. اس وقت میں صرف تمہاری ماں بن کر بات کر رہی تھی.
इस्लामी तालीम से मेरी नजर हट गई थी, लेकिन उसके साथ ये मत भूलो कि मैं एक ऐसे शौहर की बीवी हूँ जो तुम्हारे ख्यालों से कभी मुआफकत नहीं कर सकता, और मुझे ज़ौजा की हैसियत से उसका हुक्म मानना होगा। तो सुन लीजिए, मैं भी अपना फैसला एक मर्तबा फिर आपको सुनाई देता हूँ। मैं शादी तस्नीम ही के साथ करूंगा और दुनिया की कोई ताकत मेरे इस इरादे को नहीं रोक सकती। खामोश हो जाइए सरकार, शादी करना तो बहुत दूर, मैं आपकी जुबान से अपना नाम भी सुनना नहीं चाहती। जब माँ के साथ आप इस तरह पेश आते हैं तो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे? और फिर माँ भी कौन, जिसकी शराफत का जवाब इस दुनिया में नहीं मिल सकता। बस अलग रहिए, या तो मेरे सामने बेगम साहिबा के कदम पकड़कर माफी मांगिए, नहीं तो आज से मैं आपकी साय से भी परहेज करूंगी। नहीं तस्नीम, मेरी अम्मी मुझसे खफा नहीं हुई। उन्हीं ने तो मुझे सिखाया है कि सच कहने में माँ बाप किसी का लिहाज ना करो, और खुद अपनी ही दी हुई तालीम पर अमल करने से वो मुझसे नाराज कैसे हो सकती हैं? अगर सच बोलना इसी को कहते हैं तो फिर बदतमीजी किस चीज का नाम है? अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अम्मी, क्या आप मुझसे खफा हो गई? नहीं बेटा, इस वक्त गलती मेरी थी। मुझे तस्नीम से ऐसी बातें न करनी चाहिए थी। तस्नीम, इधर आओ बेटी। तुम्हें कनीज कौन कह सकता है बेटी? तुम वाकई इस घर की बहू बनने के लायक हो। खुदा करे इस वक्त मेरी जबान से निकली हुई बात सच होकर रहे। कौन आया है? ऐ फूल, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। हमारी मोहब्बत का राज तो फाश हो गया, मगर तूने भी तो किसी भंवरे से चुपके चुपके मोहब्बत के इशारे किए होंगे। अगर किए हैं तो बता, वो मोहब्बत जाहिर तो नहीं हुई थी? और अगर हुई भी थी तो वो बेवफा तो नहीं निकला? तुझे मेरी कसम, सच बता, क्योंकि मुझे भी उनसे समझ गया। तो सुना अपनी मोहब्बत की कहानी। नहीं सुना तो सुना दे, तुझे मेरी कसम, सुना दे, सुना दे। चुपके न जाने क्या इशारे हो गए, क्या इशारे हो गए। हम तो उनके हो गए और वो हमारे हो गए, हाँ हमारे हो गए। चुपके ही चुपके इन भौरों की उल्फत में नाना मेरी अली, दिल खोट से भरपूर
वफा से है ये खाली, देते हैं दगा मिलके मोहब्बत में निराली, कसमें है ये झूठी, लगावट है ये जाली, उनकी दुनिया लुट गई जो इनके प्यारे हो गए, इनके प्यारे हो गए, चुपके ही चुपके, हाँ चुपके ही चुपके। लेकिन मेरी सरकार ये बातें हैं ख्याली, बजती नहीं हरगिज़ कभी एक हाथ से ताली, हम वो है के दिल दे के भी रहते हैं सवाले, उस पर भी ये कहते हो मोहब्बत है खाली। जिंदगी भर के लिए, हाँ जिंदगी भर के लिए हम तो तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, चुपके ही चुपके। गा करे दरगा पम पा, गा करे दरगा राम बा सा नी दा नी दा पदा पा म गाए माता पदा पा म गाए। चुपके ही चुपके न जाने क्या इशारे हो गए, क्या इशारे हो गए, चुपके ही चुपके। ललचात है जो आज तेरी देख के सूरत, दम भरते हैं उल्फत का जो करते हैं मोहब्बत, एक रोज यही लाएंगे सर पे तेरे आफत, आफत भी वो आफत की कहे जिसको कयामत, इनकी बातों में जो आए बेसहारे हो गए, बेसहारे हो गए, चुपके ही चुपके, चुपके ही चुपके, हाँ चुपके ही चुपके। है हमसे ही दुनिया में तेरे हुस्न की शोहरत, गर हम न हुए पूजेगा फिर कौन ये सूरत, मिल जाओ मोहब्बत से करो अब न बगावत, कब तक ये सितम अब तो करो हम पे नायत, प्यार से कह दो है फूलो, प्यार से कह दो है फूलो, हम तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, चुपके ही चुपके। हम तो उनके हो गए और वो हमारे हो गए, हाँ हमारे हो गए, हाँ हाँ हमारे हो गए, हाँ हमारे हो गए, जिंदगी भर के लिए हम तो तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, चुपके ही चुपके। तस्नीम, चुपके ही चुपके हम तुम्हारे हो गए। तस्नीम, तस्नीम, यहाँ खड़ी खड़ी क्या ख्वाब देख रही हो? जी हाँ, जी नहीं, कुछ नहीं, यूं ही। तस्नीम, सुनो तो, अल्लाह अम्मी तो राजी हो गई, अब सिर्फ अब्बा जान से इजाजत लेनी है। अब्बा जान की इजाजत चाहिए, मैं दिलवाए देता हूँ।
माफ कीजिएगा खालू जान, मैं जरा बेमौका आ गया। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ आओ, बैठो। अरे भैया नीचे क्यों, ऊपर बैठो। बड़ी मेहरबानी। सुनाओ, कैसे आना हुआ? जी बस यूं ही आपके सलाम को चला आया। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी अभी दो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर मुझे सलाम ही करने के लिए आए थे। हाँ अभी अभी मैंने बाहर देखे थे। और क्यों नहीं खालू जान, आपकी इज्जत यहाँ के जागीरदारों में सबसे ज्यादा है। मगर क्या? जी कुछ नहीं खालू जान, आप बुजुर्ग हैं, मैं भला क्या कहूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहना पड़ेगा। जी आप मुझे मजबूर न कीजिए खालू जान। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। मगर हाँ, तुम क्या कर रहे हो? जाओ, अब कहो। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने तो सरकार में बड़ी इज्जत हासिल की है, लेकिन हमारे असलम भाई इस इज्जत को मिटा कर ही रहेंगे। क्या मानी? अजी क्या अर्ज करूं, ये आपके घर में जो नई कनीज तस्नीम आई है ना, वो उससे बुरी तरह उलझ गए हैं। अजी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हमारे यहाँ की शादी से इनकार करके वो उससे शादी करने को कह रहे हैं। मंजूर, क्या ये तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच खालू जान, भला आपके सामने मैं कभी गलत बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या तुमने अपनी खालाजान से भी इस मामले में गुफ्तगू की? मुझसे भी मजबूरन अर्ज करना ही पड़ा। और तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहती क्या बेचारी, लड़के के लिए हर माँ का दिल कमजोर होता है, और फिर इसमें उनका कसूर भी क्या, ये सब उसी वो। मगर मेरे घर में उस कमीनी तस्नीम की ये हरकतें। मुझको यही वो जुस्तजू
वक्त मेरे हो तू, तेरी नजर में मैं रहूं, मेरी नजर में तू। हुस्न पे शौकियाँ, इश्क पे छाए मस्तियाँ, हुस्न पे शौकियाँ, मस्ती भरी जवानियाँ, मस्ती भरी जवानियाँ, छेड़े यही कहानियाँ कि तुझसे जुदा न मैं रहूं, कि तुझसे जुदा न मैं रहूं, और मुझसे जुदा न तू। तेरी नजर में मैं रहूं, मेरी नजर में तू। तेरी नजर में मैं रहूं, मेरी नजर में तू। तस्नीम, 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 जाओ, अब्बा पुकार रहे हैं, शायद कोई काम होगा। जाओ। तस्नीम, तस्नीम, तस्नीम कहाँ है? जी हुजूर। क्यों कमीनी, भूखों मरती हुई आई थी, मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, उसका यही इनाम दिया तूने? मैं समझी नहीं हुजूर का मतलब। ओहो, कितनी भोली, कैसी नादान, तू काहे को समझेगी कुछ? क्या हुआ? खामोश रहो जी तुम, ये सारा घर तुम्हारा ही बोया हुआ है। ये कमीनी लड़कियां तो इसी फिक्र में रहती हैं कि किसी शरीफ पर डोरे डालें और अपनी जिंदगी बना लें, लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद किए बैठी रही। लीजिए, बेकार बेकार आप मुझ पर बरस पड़े, मैंने आखिर क्या किया है? तुम्ही ने इस कमीनी को जिद करके घर में रखा, तुम्ही ने लाड और प्यार में असलम को सर पर चढ़ाया। अब तो साहिबजादे का दिमाग अर्श मोहल्ला की सैर कर रहा है। बस जब तक टल रहा है टल रहा है, जिस रोज मुझे गुस्सा आया मारते मारते मरदूद की हड्डियां तोड़ दूंगा। बेशर्म कहीं का, उसे इस रजीज से इश्क करने में मेरी इज्जत का भी ख्याल ना आया। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का मुशीर-ए-कार आगा शौकत, जिसके घर पर बड़े बड़े अंग्रेज अफसर तोहफे लेकर मिलने आते हैं, उसी का लड़का इतना गिर गया। इस कमबख्त पर अगर जवानी यूं ही पटी पड़ती थी तो मुझसे आकर कहता। मैं उसकी मंगनी एक बड़े इज्जतदार घराने में कर चुका हूं और तब शादी भी कर दे। हुजूर, आप उन्हें कुछ न कहिए, इस मामले में खता मेरी है। अगर मैं उससे दूर रहती तो ये सूरत कभी पैदा ना होती। ओहो, दिल मिला उठी अपने खत्म के लिए। उन्हें कुछ ना कहिए, उन्हें कुछ ना कहिए। हुजूर, गरीब भी शरीफ हो सकते हैं, गरीबों के पास भी इज्जत आबरू है। मैं गरीब हूं लेकिन बेइज्जत नहीं। आप अपने लफ्ज वापस लीजिए। बस कहा कहेगी, मुझसे जुबान लड़ाती है। कहाँ है मेरा हंटर? आप तस्लीम पर हाथ उठा सकेंगे। मैं समझा, इसमें तुम सबकी साथ बात है, लेकिन सुन लो, आज शाम तक ये आवाज लड़की मेरे घर में ना हो, वरना इसे गोली मार दूंगा। चुप रहो बेटी, तकदीर किस पहलू करवट ले रही है ये कोई नहीं जानता। तुम्हारी जो जिल्लत इस वक्त हुई है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं सरकार, आपने मुझ पर माँ से ज्यादा मेहरबानियां की हैं, लेकिन मेरे सितारों की गर्दिश को आप कैसे बदल सकती हैं? गरीबी की वजह से आज गाली भी सुन ली। नहीं नहीं, तुम इन बातों का ख्याल मत करो, उनका गुस्सा तुम जानती हो।
और गुस्से में वो मुझे क्या कुछ नहीं कह जाते। अम्मी हैं? क्या बात है? तस्नीम क्यों रो रही है? क्या बताऊं, आखिर वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बा जान तस्नीम को घर से निकाल रहे हैं। अभी न जाने कितनी बुरी बुरी गालियां दे गए बेचारी को। अम्मी, तस्नीम कहीं नहीं जाएगी, और अगर चली गई तो या तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा या मैं भी कहीं निकल जाऊंगा। चुप के बोल, वो कहीं सुन न ले। तस्नीम को घर से निकालने का फैसला सुन लेने के बाद अब मैं खामोश नहीं रह सकता। अब्बा जान ने क्या समझ रखा कि मैं उनकी दौलत का भूखा हूं। मुझे उनका एक ठप्पा नहीं चाहिए। मैं तस्नीम को लेकर अपनी दुनिया अलग बना सकता हूं। मैं पढ़ा हूं, लिखा हूं। मेरे पास मौलवी अब्दुल हक साहब की दस्तगाह की सनद मौजूद है। जहां भी बैठूंगा अपनी रोजी कमा लूंगा। असलम। जी अब्बा जान। इधर आ। देखो बेटा, खुदा के लिए उनसे सख्त कलामी न करना, वो तुम्हारे बाप। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन जब तक मेरे और उनके उसूली इख्तिलाफ का मौका ना आएगा। इलाही खैर, सरकार, मुझ पर जो कुछ भी गुजरी आपने उनसे क्यों कह दिया? तुम अभी क्या कह रहे थे? यही ना कि तुम तालीम याफ्ता हो, साहिब सनद हो, अपनी रोजी तुम खुद कमा सकते हो। मैं कहता हूं फूंक दो उन किताबों को जिन्होंने तुम्हें अपने बाप की नाफरमानी सिखाई। बड़े सनद याफ्ता हो। अगर अभी घर से निकाल दूं तो जितनी बड़ी तुम्हारी सनद है उतना बड़ा रोटी का टुकड़ा कोई भीख मांगे से भी नहीं देगा। लेकिन मैं वो कमजोर बाप नहीं जो औलाद से हार कर उसे घर से निकाल देता है। मेरा नाम है आगा शौकत, जितने बड़े बड़े तुरम खानों की मूछ और मुंह से उखाड़ ली। क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम रूठ कर चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? लोग जान दे देते हैं लेकिन बालिश पर जमीन नहीं छोड़ते। फिर मैंने जिस औलाद को लाखों रुपए खर्च करके पाला पोसा है उसे कैसे छोड़ दूं? ये अमीराना पोशाक, ये तहजीब, ये तालीम, ये फलसफा, ये मंतिक सब मेरे ही पैसे से खरीदी हुई चीजें हैं। यहां तक कि तुम्हारा गोश्त, पोत और हड्डियां तक मैंने ही परवरिश की हुई है। मेरी चीजें लेकर तुम कहां जाओगे? बोलो। अगर तुम सीधी तरह न माने तो हंटर के जोर से तुम्हें सीधा किया जाएगा। ये फिराउनियत मुझसे नहीं चल सकती। तस्नीम आज शाम से पहले इस घर में न होगी। अब्बा जान, आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं। साहबजादे, ये लैला मजनू की दास्तान मेरे सामने लेकर मत बैठो। ये बेहुदा बातें सभी बौखलाए हुए नौजवान पका करते हैं जिसका मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। बस जाओ, मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं जो बहुत जल्द हो जाएगी। मुझे वो शादी मंजूर नहीं अब्बा जान। उन लोगों के साथ मेरी कभी नहीं निभ सकती। निभ नहीं सकती? वो लोग हमारे बराबर के हैं, दौलतमंद हैं। दौलतमंदी मेरी नजर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए अपने उसूल छोड़ दिए जाएं। मुझे उनका रहन सहन, चाल ढाल कुछ भी पसंद नहीं अब्बा। लेकिन मैं उनसे वादा कर चुका हूं, हम मुगल हैं, हमारी रगों में मोले खून दौड़ रहा है, हमारी जुबान कभी नहीं बदल सकती। अब्बा जान, जो मुगलई खून आपकी पूरी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी जवान रगों में है। अगर आपकी जबान नहीं बदल सकती तो मेरा वादा भी नहीं चल सकता। मैं किसी से शादी का वादा कर चुका हूं। किससे वादा कर चुका है तू? तस्नीम से? जी हाँ। जी हाँ के बच्चे, मरदूद, कमीने, एक कम असल लड़की से शादी करने को कहता है? शर्म नहीं आती तुझे? आपकी नजर में रुपयों के जितने ऊंचे ढेर पर आदमी बैठता है उतना ही शरीफ है, लेकिन मैं शराफत के लिए अमीरी और गरीबी की कैद को जरूरी नहीं समझता। तस्नीम से ज्यादा शरीफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और ना आइंदा देखने की उम्मीद है। बदजुबान, बदजबान, बदतमीज, मुझसे जुबान लड़ाता है।
तुम्हें कल तक का वक्त दिया जाता है, सोच कर जवाब देने के लिए नहीं, ये बेहुदा ख्यालात बदल देने के लिए। कल सवेरा होने से पहले तुम्हारे दिमाग में वही होना चाहिए जो मैं चाहता हूं। मैं ये तमाचा अगर मेरे मुंह पर पड़ा होता तो कोई बात न थी, लेकिन आपने मेरे उसूल के मुंह पर तमाचा मारा है। याद रखिए, जो उसूल जुल्म से दब जाए वो उसूल नहीं। उसूल उसूल। बेटा, बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अम्मी, तस्नीम कहाँ है? तस्नीम! असलम! तस्नीम! असलम! तस्नीम! शिकवा
जा रहा है, उसे जाकर बना लीजिए। यही बकता है, कहाँ जाएगा वो? नहीं, मैं उसकी माँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो यहाँ से चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा। अच्छा ठहरो, अभी मनाता हूँ पाजी को। असलम, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसा हो तुम। तस्नीम, तस्नीम। लड़के, तुमने तस्नीम को देखा? हुजूर, तस्नीम माली के घर गई है। माली के घर? असलम, असलम, असलम कहाँ है? हुजूर, छोटे सरकार भी यहीं तो थे। अबे यही थे तो क्या आसमान खा गया, जमीन निकल गई? समझ में नहीं आता। असलम, असलम, कौन है? कौन है? तस्नीम। अब्बा जान। कौन? तस्नीम बेटी? नहीं नहीं, आप अब्बा जान के पास मत आइए। ये कौन है बेटी तस्नीम? तस्नीम, ये क्या तुम्हारे अब्बा जान है? आप यहाँ से चले जाइए, आगे ना बढ़िए। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम हो आगा शौकत के लड़के असलम। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जिस्म पर सर ना होगा। खून का एक कतरा भी मेरे जिस्म में रहते हुए रहमतपुर के नवाब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जवाहिर सिंह। तस्लीम भी? हाँ जवाहिर सिंह, ये मेरे मोहसिन हैं, इन पर हाथ न उठाना। आप ही रहमतपुर के जागीरदार नवाब खुर्शीद मिर्जा हैं? हाँ, मैं ही वो बदबख्त हूँ। ये मेरे मोहसिन हैं अब्बा जान, इन्होंने ही मुझे अपने यहाँ पनाह दी। ये ना होते तो आज मैं ना जाने कहाँ होती। साहबजादे, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। हुजूर, हमारे छोटे सरकार तो देवता हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते। क्यों नहीं? खुदा इनकी उम्र दराज करे। खुदाया, तेरा हजार हजार शुक्र है कि तूने मेरे शक को यकीन से बदल दिया। मेरे अब्बा जान ने तस्नीम को कनीज समझकर उसकी तौहीन की, उसे तमाचा मारा, उसे गालियां दी। लेकिन अब मैंने बता सकूंगा कि तस्नीम कनीज नहीं बल्कि नवाबजादी है। सबसे पहले काम यह करना है कि आप लोग यहां से निकल चलें। आपकी गिरफ्तारी मेरे वालिद साहब के सुपुर्द की गई है। आपके खुफिया क़याम का इंतजाम मैं करूंगा। ठहरो, तुम इसे कहां ले जा सकते हो? मेरा शिकार मेरे ही घर में छुपा हुआ था। गिरफ्तार कर लो खुर्शीद मिर्जा को। खबरदार। इस तस्लीम को भी गिरफ्तार कर लो। एक बागी की लड़की मेरे घर में जासूस बनकर घुसी थी। अब्बा जान, मेरा हाथ बात पर नहीं उठ सकता। इसका अपना नाजायज फायदा उठा रहे, बस छोड़ दीजिए इन्हें। खामोश रहो तुम, मरदूत कहीं का। हुजूर, हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं दूर हो नमक खा रहा हूँ। मेरे घर में बागियों को छुपा कर रखा था। ले चलो इन सबको चांदनी चौक की कोतवाली पर। अब्बा जान, आप मेरे जिस्म के पराख से उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे जमीर और मेरी रूह को नहीं दबा सकते। मैं जब तक जिंदा हूं इन्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। आज ये भी आजमाइश कर लीजिए कि आपके हंटर में ज्यादा जोर है या मेरी रूह में। तू रास्ते से हटा है या नहीं? नहीं। मैं कहता हूं तो रास्ते से हटा। यह नामुमकिन है। अच्छा तो फिर ये ले। खालू जान, गजब हो गया। क्या हुआ? कुछ कारतूस हो गए झगड़े पर हिंदुस्तानी फौजों ने कल रात मेरठ में गदर कर दिया है और आज वो लोग दिल्ली में घुस आए हैं। हिंदुस्तानी फौजों ने गदर कर दिया? जी हाँ, कम वक्तों पर खुदा की मार है। दनादन बंदूकें दाग रहे हैं। इस वक्त मेरे कबूतर छतरी पर बैठे थे, बंदूकों की आवाज सुनकर भड़क कर उड़ गए। जल्दी कीजिए खालू जान, कहीं छुपने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो ये बागी आपको मार डालेंगे। वल्ला, कप्तान रॉबर्ट साहब जब आपके यहाँ से वापस जा रहे थे, किस बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया है।
वो लोग दरियागंज में अंग्रेजों के बंगले भी जला रहे हैं। अंग्रेज औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी को मौत के घाट उतार रहे हैं। अजी मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग आपको पकड़ने के लिए यहाँ आने वाले हैं। बस जल्दी कीजिए, यहाँ से भाग चलिए। नहीं नहीं, मैं बुज़दिलों की तरह भागना नहीं चाहता। मेरे सिपाहियों को इकट्ठा करो, मैं इन बदमाशों का मुकाबला करूंगा। नहीं खालूजान, आपके इन 50 सिपाहियों से क्या हो सकेगा? उन्होंने तो दिल्ली पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि कमिश्नर फ्रेजर और कप्तान डगलस के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और बहादुर शाह को उन्होंने फिर से तख्त नशीन कर दिया है। बस जल्दी यहाँ से भाग चलिए और अपनी जान बचाइए। बहादुर शाह तो मेरे दुश्मन हैं। असलम भाई, आप भी चलिए। अजी मंजूर मियाँ, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, आप इत्मीनान रखिए। इस कमबख्त को कौन पकड़ेगा? अब तो इसकी पन आई है। मेरी मौत भी शायद इसी के हाथों हो। नहीं अब्बा जान, अमीरी के जोम में और हुकूमत के नशे में औलाद की मोहब्बत दिल से निकालकर आपने मुझ पर जो जुल्म करने थे कर लिए, लेकिन मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूल सकता। आप मेरे बाप हैं, सबसे पहले मैं आप ही की हिफाजत करूंगा। सिपाहियों, मेहमानों को यहाँ छोड़ दो और महल का फाटक बंद कर। मौला तेरे कदम पे लेकर रहेंगे वापस, विक्रम के राज को हम लेकर रहेंगे वापस, विक्रम के राज को हम गैरों से छीन लेंगे, अकबर के ताज को हम गैरों से छीन लेंगे, अकबर के ताज को हम। है ये ज़मीन हमारी, है ये मकाम हमारे, है ये ज़मीन हमारी, है ये मकाम हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे। आजाद रह के जीना गोपाल ने सिखाया, आजाद रह के जीना गोपाल ने सिखाया, अपने वतन पे मरना इस्लाम ने बताया, अपने वतन पे मरना इस्लाम ने बताया। हाँ भीम और अर्जुन का है खून इन रगों में, हाँ भीम और अर्जुन का है खून इन रगों में, बाबर का जोश लेकर निकले हम दिलों में, बाबर का जोश लेकर निकले हम दिलों में, डरते नहीं मरने से है नौजवान हमारे, डरते नहीं मरने से है नौजवान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे। जब तक तेरी ज़मीन पे, जब तक तेरी ज़मीन पे है नौजवान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे। अभिमन्यु वालों खुशकी सुनो जवानियाँ हो, सुनो जवानियाँ हो, तैमूर और हुमायूं की तुम निशानियाँ हो, सुनो जवानियाँ हो, तुम वीर
با ادب وارث حکومت تیموری صاحب مراتب فخوری سلطان جلالت مآب عالی جناب والا گوہر شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. الہی، جب تک گنگا جمنا میں پانی ہے، جب تک ہواؤں میں روانی ہے، جب تک آفتاب و مہتاب میں نور ہے، اس وقت تک ہمارے شہنشاہ کا دور حکومت قائم و دائم رہے. آمین آمین. حاضرین دربار، اب شہنشاہ عالم پناہ کچھ گور افسانے فرمائیں گے. حاضرین دربار، ماں بدولت ایک فقیرانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن تم سب نے مجبور کر کے تخت و تاج کی ذمہ داریوں کا بوجھ ماں بدولت کے سر پر رکھ دیا. سلطنت تیموری اثر نو قائم ہوئی، اس کی ماں بدولت کو خوشی ہے. چاہیے تو یہ کہ اس وقت تمہاری تعریف کی جائے، لیکن ان بیکار باتوں میں وقت خراب کرنے کے بجائے ماں بدولت تمہیں کچھ ضروری نصیحتیں کرتے ہیں جنہیں کان کھول کر سنو. سب سے پہلے ماں بدولت کو یہ معلوم کر کے سخت افسوس ہوا کہ تم نے فتح حاصل کرنے کے لیے انگریز عورتوں اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. لڑائی سپاہیوں میں ہوا کرتی ہے، عورتوں اور بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس سے پہلے کہ تم پر قہر خدا نازل ہو، تم اپنے اس گناہ سے توبہ کرو. کسی ملک کا لے لینا آسان ہے، لیکن اس میں سلطنت قائم رکھنا مشکل کام ہے. آزادی ہر قوم کا فطری حق ہے، اور تم نے بھی یہ غیر قوم کو یہاں سے ہٹا کر اپنا فطری حق حاصل کیا ہے. لیکن اب اس حق کی حفاظت بھی تمہیں کرنی ہوگی. تمہاری بہادری کے نقارے کی گرج کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن دراصل یہ نقارہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، کیونکہ تم میں تنظیم نہیں، تم میں ایثار نہیں، تم میں استقلال نہیں. تم ایک وقتی جوش میں بہت بڑا کام کر گزرے ہو. اب تمہارا فرض ہے کہ اس جوش کو قائم رکھو تاکہ تمہارا یہ کارنامہ تاریخ میں ہنگامے کے نام سے نہ لکھا جائے. اگر یہ نصیحتیں منظور ہیں تو اس بادشاہت کی ذمہ داری لینا ماں بدولت قبول کرتے ہیں، ورنہ ہندوستان میں بڑی بڑی ریاستیں موجود ہیں، وہاں کے تاجداروں میں سے کسی کو اپنا بادشاہ بنا دو. ہم حضور والا کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارا ایک بھی سپاہی زندہ ہے، انگریز دہلی پر قبضہ نہیں کر سکتے. جنرل مرزا مغل، تم ماں بدولت کے فرزند ہو. تمہارا جوش دیکھ کر ماں بدولت کو خوشی ہوئی. اگر تمہارے ارادے مضبوط ہیں تو ماں بدولت بھی تمہارے ساتھ ہے. کل جشن فتح منایا جائے. آزادی کی جنگ جیت کر دیش کے لال بہائے، دیش کے لال کہائے. چمک 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 یہ تیغ چمک مرباں کی سپہیا آئے. آزادی کی جنگ جیت کر دیش کے لال بہائے، دیش کے لال کہائے. چمک چمک آج ہندو مسلمان کاندھے سے کاندھا بڑھائے، مرغن بھائے. آج ہندو مسلمان کاندھے سے کاندھا بڑھائے، مرغن بھائے. گئی دیش کی غلامی جب تیری نیک نامی سب مل جل توڑے گن گائے. جمک جمک گئی دیش کی غلامی جب تیری نیک نامی سب مل جل تیرے گن گائے. جمک 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 یہ تیغ چمک میرے باپ کی سپہیا آئے. آزادی کی جنگ جیت کر دیش کے لال بہائے، دیش کے لال کہائے. جھنڈا ہمارو لال قلعے پر پھیلائے،
लहर लहर वक्त संग मुरजिया लहराए, मुरजिया लहराए। निशा हमारो लाल किले पर फहराए, लहर लहर वक्त संग मुरजिया लहराए, मुरजिया लहराए। झमक 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 ये देख चमक मोरे बाप की सिपहिया आए, आजादी की जंग जीत कर देश के लाल कहाए, देश के लाल कहाए। चमक ये नैना चमके, चमक चमक ये नैना चमके, मधुर मधुर मुस्काए। चमक चमक ये नैना चमके, मधुर मधुर मुस्काए। गोरे 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 हाथ, मोरे गोरे गोरे हाथ फूल गजरों के साथ और शीश पे तिलक लगाए। चमक चमक मोरे गोरे गोरे हाथ फूल गजरों के साथ और शीश पे तिलक लगाए। झमक 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 लिए तेरा चमक मोरे बाप की सिपहिया आए, आजादी की जंग जीत कर देश के लाल कहाए, देश के लाल कहाए। झमक 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 लिए तेरा चमक मोरे बाप की सिपहिया आए, आजादी की जंग जीत कर देश के लाल कहाए, देश के लाल कहाए। आजाद सिपाही जिंदाबाद, आजाद सिपाही जिंदाबाद। तख्त पर शहंशाह बहादुर शाह तक नशीन हो गए। इसके बाद धीरे धीरे ये इंकलाब की आग हिंदुस्तान में चारों तरफ फैल गई। अम्बाला, जालंधर, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद वगैरह शहरों में बगावत के शोले भड़क उठे। एक तरफ ताकिया टोपी की फौजों ने अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया तो उधर नाना साहब पेशवा भी चुप नहीं थे। कंपनी सरकार के जुल्मों के खिलाफ लोग काफी भड़क चुके थे। यहाँ तक कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की तैयारी कर ली थी। औरतें भी कमर बांध कर लड़ने को तैयार हो गई थीं। जब तक मैं जिंदा हूँ अंग्रेजों को झांसी नहीं दूंगी। अम्मी अम्मी अब्बा जान, अम्मी को कहीं देखा आपने? अम्मी अम्मी का मेरी जेब में रखी है, बदतमीज। अम्मी 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 है क्या है क्या? अम्मी अम्मी सर पे उठा रखा है। अम्मी कुछ सुना आपने? अभी मैं असलम के यहाँ से आ रहा हूँ। वल्लाह मेरे हाथों के तो तोते उड़ गए। क्या हुआ मंजूर भैया? क्या बताऊं, उस कमबख्त जादूगरनी तस्नीम ने तो खालू जान पर भी जादू कर दिया है। उन्होंने असलम को शादी करने की इजाजत भी दे दी। हाय हाय, अब क्या होगा भैया? वल्लाह मुझे तो तुम्हारे मुकद्दर पर रोना आता है नरगिस। जानती हो असलम क्या कहता है? कहता है कि नरगिस मेरी बहन है। हाय हाय बेटी तेरी शक्ति, दुल्हा अपने मुंह से दुल्हन को बहन कहा। अजी कुछ सुनते? हाँ यस हजरत, अब संभलिए। कुछ सुना आपने? आपका होने वाला दामाद नरगिस को अपनी बहन कहता है। इसके मानी तो साफ लफ्जों में ये हुए कि वो शादी से इनकार कर रहा है। जरा सोच समझ के चलिएगा। भैया जान पीछे चलना, पहले इन्हें बात तो सुन लेने दो। मैंने कहा कुछ सुना आपने? असलम शादी से इनकार कर रहा है। इनकार कर रहा है तो इनकार कर रहा है, इसी बात पर आगा शौकत से तपंचा चल जाएगा। अजी हजरत चलते नहीं चाल आप, चलते नहीं आप चाल। बेगम अगर वो रईस आजम है तो हम भी हैसियत में उनसे कम नहीं। हुजूर चाल चलिए, पैतरे क्या बदल रहे हैं आप? ये शादी क्या उन्होंने मजाक करने के लिए तय की थी? पूरी तरह फंस गया हजरत।
हाँ बात होगी। हाय हाय, अब्बा जान को तो शतरंज खेलने से फुर्सत ही नहीं, और इधर कमबख्त असलम ने शादी से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? भैया हाँ और तुमने कुछ नहीं कहा उनसे? अजी मैं क्या कहता, अब तो वो बागी फौज का नायब जर्नल बन गया है, मेरा उसके सामने क्या चलता। हाय हाय, अल्लाह करे इन बागियों के तोप में कीड़े पड़े, इनकी बंदूकें सड़ जा। हाय हाय, ऐसे जीने से तो मौत अच्छी। मौत की राह न देखो के बिना न रहे, तुमको चाहूं के न आओ तो बुलाए न बनी, बोझ वो सर से गिरा है के उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, हाँ इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने, हाँ कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। वाह वाह, क्या मुरस्सा गजल है। सुभान अल्लाह, मेरे दोस्त गालिब का कलाम भी जिंदा कलाम है। क्या बात है बेटी, पहले भी तुम गाया करती थी, मगर ये सोचना था। जी यूं ही। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन जवाहिर? आओ, तुमसे क्या पर्दा है? सेवक आदाब बजा लाता है सरकार। आओ जवाहिर सिंह, कहो सब खैरियत है? जी हाँ सरकार, आज सवेरे से नवाबजादा असलम मिर्जा के साथ नई फौजों की तरतीब में लगा हुआ था, इसीलिए हाजिर ना हो सका, क्योंकि अंग्रेज हर तरह से दिल्ली वापस लेने की कोशिश कर रहे। असलम खैरियत से तो है? जी हाँ सरकार, बल्कि वो खुद भी आपसे मिलने को कह रहे थे, लेकिन फुर्सत नहीं मिली। बहुत अच्छा लड़का है असलम, खुदा उसकी उम्र दराज करे। मैं तो कहता हूँ सरकार कि ऐसा काबिल, नेक चलन और देशभक्त अमीरजादा आज सारे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। इसमें क्या शक है? हुजूर, तस्नीम बीबी की शादी इन्हीं के साथ क्यों ना कर दी जाए, बहुत अच्छा जोड़ा रहेगा। जवाहिर सिंह, शेख चिल्ली के ऐसे मंसूबे मत बांधो। क्या मैंने कोई नामुनासिब बात कही हुजूर? हाँ, तुमने बिल्कुल नामुनासिब बात कही। तस्नीम की जो जिल्लत उस घर में हुई है, वो सारे वाकयात तुम सुन चुके हो। उसके बाद भी मुझे ताज्जुब होता है कि तुमने ऐसी मुहम्मल तजवीज क्यों पेश की। असलम मुझे पसंद है, लेकिन मैं उस गद्दार वतन आगा शौकत के यहाँ अपनी लड़की हरगिज नहीं दे सकता। अफसोस यह है कि शहंशाह बहादुर शाह ने उस नाहंजार को माफी दे दी है, नहीं तो तस्नीम की एक एक तौहीन का गिन गिन कर उससे बदला लेता। बस आइंदा इस बात का जिक्र कभी मेरे सामने न करना, मेरा खून खौल उठता है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ सरकार। हुजूर, गजब हो गया, अंग्रेजी फौजें हमारी फौजों को धोखा देकर दिल्ली में घुस आई। या खुदा, ये क्या गजब हो गया? घबराइए ना सरकार, मैं अभी देखकर आता हूँ क्या मामला है। इस तरह गोरी फौजों ने फिर से दिल्ली फतह की। उसके डर से लोग शहर छोड़कर भाग गए और जो बचे थे उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया। कंपनी सरकार ने अपने पराये का भी ख्याल नहीं किया
नवाब आगा शौकत की जायदाद छीनकर उन्हें भी निकाल दिया गया। शहंशाह बहादुर शाह को भी लाल किला छोड़कर दूसरी जगह पनाह लेनी पड़ी। हुजूर हुजूर, अंग्रेजी फौजों ने दिल्ली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। गोरों के जुल्म से दिल्ली के तमाम हिंदू मुसलमान बाशिंदे शहर छोड़कर चले गए हैं। ये घोड़ों की टापों की आवाज क्या थी? हुजूर, कप्तान हडसन आपको गिरफ्तार करने आए। नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। गिरफ्तार करने आए? ये तो मालूम था। क्यों, याद है? हमने पहले ही कहा था कि तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है जिसे निभाना तुम्हारी ताकत से बाहर। तुम्हें फतेह करने वाले भी आदमी, तुम भी आदमी हो, लेकिन आज वो हाकिम है और तुम महकूम। ये सब क्यों हुआ? जरा अपने गरीबान में सर डालो और सोचो तो तुमको तुम्हारे ऐब खुद नजर आ जाएंगे। एक वक्त वो था जब यही तुम्हारे हाकिम दादा जान जहांगीर बादशाह के दरबार में कुछ तिजारती माल लेकर हाथ जोड़े हाजिर हुए, जो आज बढ़ते बढ़ते इस हद पर पहुंच गए हैं कि जहांगीर बादशाह का पोता उनका कैदी। न तो हमें तख्तो ताज की तमन्ना थी, न उसके जाने का अफसोस। अलबत्ता इस बात को सुनकर मां बदौलत का दिल तड़प उठा कि जो जुल्म तुमने अंग्रेज औरतों और बच्चों के साथ किए थे, आज उनका बदला गिन गिन कर लिया जा रहा है। वही जुल्म तुम्हारी औरतों और बच्चों के साथ किए जा रहे हैं। इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन खुदाए कुद्दूस के इंसाफ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुमने जुल्म किया, तुम्हारी हुकूमत गई। आज देख लिया आपने दुनिया की दौलत और हुकूमत, एक छोके में पता भी नहीं चलता किधर चली। हाँ, अब सब कुछ समझ में आ गया। काश जो कुछ आज समझा हूं आज से पहले ही समझ गया होता। क्या कर रही हो बेटी? आपका कुर्ता फट गया है, उसी को पैबंद लगा रही हूं। रहमतपुर के नवाब साहब को ये न मालूम था कि पैबंद लगे हुए कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। इस गरीबी की जिंदगी पर तो हमें फख्र करना चाहिए अब्बा जान। हमारे पैगंबरे इस्लाम जो मुख्तारे कायनात थे, तो खुशखबरी सुनिए, अब हमें जंगलों में नहीं रहना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस जालिम सरकार ने हमें दिल्ली से निकाल दिया था, आज उसकी हुकूमत बिल्कुल खत्म हो गई। क्या हुआ? मलिका विक्टोरिया ने ऐलान किया है कि आज से हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीनकर खुद अपने हाथ में ले ली है। खुदा का शुक्र है कि एक जालिम हुकूमत का खात्मा हो गया। शहंशाह बहादुर शाह ने उस वक्त जो पेशीन गोई की थी वो सच होकर रही। कंपनी की हुकूमत साल ही भर में खत्म हो गई। इंसान को इससे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि तारीख यही बताती है कि जुल्म करने वाले एक न एक दिन कहर खुदा का शिकार बन जाते हैं। जी हाँ सरकार, और मलिका विक्टोरिया ने इस ऐलान में यह भी बताया है कि अब इंग्लिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तानियों के मजहबी मामलात में कभी कोई दखल न देगी। साथ ही इस हुकूमत का मकसद हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत खुद इख्तियारी की तरफ पहुंचाना होगा। हुकूमत खुद इख्तियारी? जी हाँ, यानी हिंदुस्तानियों की अपनी हुकूमत? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। आजादी इंसान का पैदाइशी हक है, और जब आजादी की हवा लोगों में फैल जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं रख सकती। लेकिन हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। अगर हम अपनी आजादी के लिए दिलो जान से कोशिश करते रहे तो एक न एक दिन दिल्ली के किले पर हमारा झंडा फिर से लहराएगा। शायद उस दिन को देखने के लिए हम जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन मुझे यकीन है कि हम नहीं तो हमारी औलाद, और वो नहीं तो उनके बाद में आने वाली नस्लें एक न एक दिन हिंदुस्तान को जरूर आजाद देखेंगे। जब तक तेरी ज़मीं पे है नौजवान हमारे, दिल्ली तेरे किले पर होंगे निजाम हमारे।
مولا کرے گا